वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, हमने प्रोटिस्टा किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, प्लस हमने उसका की फर्दर प्रोटिस्टा किंगडम को फर्दर किस में क्लासीफाई किया गया है ये भी पढ़ लिया था हमने। प्लस हमने और क्या पढ़ लिया था कि प्रोटिस्टा किंगडम का हमने फर्स्ट क्लास भी पढ़ लिया था, वो था क्राइसोफाइट्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकंड क्लास जिसे हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेटा या डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ठीक है, कि ये क्या है और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर है एक डायनोफ्लैजिलेट का, यानी एक जनरल स्ट्रक्चर है कि डायनोफ्लैजिलेट जो है वो किस तरह का होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, हम इस फिगर के बारे में भी एक साथ नहीं समझेंगे, जैसे मैं आपको बताती आई हूँ कि हम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे ही हम फिगर को भी समझते जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जनरल फीचर्स क्या होते हैं डायनोफ्लैजिलेट के, तो फर्स्ट जितने भी आपको मैंने बताया है कि प्रोटिस्टा जो है, ये प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। उनके लिए पानी के बिना जीना संभव नहीं है। तो डायनोफ्लैजिलेट की फर्स्ट फीचर क्या है कि ये मराइन प्लैंकटन होते हैं। ठीक है, प्लैंकटन हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। सो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, मराइन प्लैंकटन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लार्ज ग्रुप है। डायनोफ्लैजिलेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जितनी भी एल्गी होती है, ठीक है, तो उसका मेन फीचर क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। सो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट क्या है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन मोड क्या होगा कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लस कुछ ऐसी स्पीसीज भी है जो क्या होती है, सैप्रोफिटिक भी होती है। ओके, डायनोफ्लैजिलेट की कुछ ऐसी स्पीसीज है जो फ्री लिविंग होती है। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र रहती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी किसी से एसोसिएट नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो एसोसिएशन रखती है कुछ अदर ऑर्गेनिज्म से, यानी उनके साथ में रहती है। बोल सकते हैं कि हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे रखती है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जो है वो किससे कवर्ड रहता है, सेलुलोजिक प्लेट से कवर्ड रहता है। ठीक है, ये इसका एक यूनिक फीचर भी है कि डायनोफ्लैजिलेट जो है वो किससे कवर्ड रहता है, सेलुलोज प्लेट से कवर्ड रहता है। ठीक है, तो ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आपको प्लेट्स दिख रही है, ये क्या कहलाती है, सेलुलोजिक प्लेट्स कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं थीका। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं थीका। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक स्पीसीज है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। यदि पिगमेंट नहीं है तो क्या होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एल्गी का जनरल फीचर क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है, और जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे। और पिगमेंट्स में क्या होते हैं कि क्लोरोफिल ए एंड C2 प्लस कैरोटिनेट्स होते हैं। तो कौन सा कैरोटिनेट होता है, बी कैरोटीन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर आता है कि डायनोफ्लैजिलेट की स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, तो उसमें आपको दो फ्लैजिलम दिख रही होगी, एक फ्लैजिलम ये है और एक फ्लैजिलम ये है। ये फ्लैजिलम जो है इसे कहा जाता है, ये पूरी इसकी जो बैक साइड से, यानी ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड में ये कवर्ड करके रखी रहती है। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है ये, इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो इसकी ओरिजिन से ये पूरी इसकी बॉडी को कवर करके रखती है। तो ये वाली जो फ्लैजिला है वो कहलाती है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। ठीक है, एक आपको इस तरह की फ्लैजिलम दिख रही होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम। ये दो तरह की फ्लैजिलम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, और यही इसका एक यूनिक फीचर है। ये जो फ्लैजिलम होती है ये क्या करती है, एक है ट्रांसवर्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल। फ्लैजिलम का क्या काम होता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। जहां भी आपको वर्ड मिल रहा है या आपको पता चल रहा है कि क्या वर्ड है, फ्लैजिलम है या फ्लैजिला है, तो ध्यान में लगाइएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। फ्लैजिलम क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो इसके अंदर क्या होगा, लोकोमोशन होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन हेल्प करती है, ये फ्लैजिला हेल्प करती है। ठीक है, तो ये दोनों जो फ्लैजिलम है इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ये स्पिन करता है, यानी इन दोनों फ्लैजिलम की ओरिएंटेशन और बीटिंग का जो पैटर्न होता है इसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो स्पिन करती है। ठीक है, और स्पिन करने से क्या होता है, ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये फ्लैजिलम के
ओरिएंटेशन और बीटिंग के पैटर्न की वजह से ये स्पिन करता है, यानी ये जो सेल है वो स्पिन करती है, घूमती है, और घूमने से ये एक जगह से दूसरी जगह यानी आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट का क्या मतलब होता है कि डायनो जो वर्ड है वो किससे मिलके बना है, डायनिन से मिलके बना है, और डायनिन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वर्ल्ड। टू वर्ल्ड का मतलब होता है तेजी से घूमना, बहुत जल्दी जल्दी घूमना, अराउंड। तो क्या कर रही है, इसको स्पिन कराता है। ठीक है, तो स्पिन करने में कौन हेल्प करती है, फ्लैजिलम हेल्प करती है। तो ये तो काम होता है हमारी फ्लैजिला का कि दो फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो वन इज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर इज ट्रांसवर्सली बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये दोनों जो वॉल प्लेट्स है, ठीक है, ये वॉल प्लेट्स क्या है, सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं जिसका नाम होता है थीका। ठीक है, ये सेलुलोजिक जो प्लेट्स है या जो वॉल प्लेट्स है, इनके बीच में से इनका ओरिजिन होता है, इनके बीच में होती है। ठीक है, orientation and beating patterns of these flagella cause the cell to spin as it is the propelled forward। आगे की तरफ कैसे जाएगा, जब वो सेल को स्पिन कराता है। और स्पिन कौन करता है, ये जो फ्लैजिला है, इनका ओरिएंटेशन जिस तरह से है और इनका जो बीटिंग पैटर्न है, इसकी वजह से इसकी सेल स्पिन करती है और इसके स्पिन करने से ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कार्बन रिजर्व मटेरियल कौन सा होता है, स्टार्च होता है, यानी कार्बन का जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जो है वो एंडोसिम्बाइड्स होते हैं और प्लस फोटोसिंथेटिक है, तो ये इनको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक एंडोसिम्बाइड्स होते हैं। किसके साथ में रहते हैं, जो कोरल बनाते हैं, जो रीफ बनाते हैं कोरल की, उनके साथ में ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं उनके साथ में कि वो जो कोरल एनिमल्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड फिक्स्ड कार्बन टू कोरल एनिमल्स। वो जो एनिमल्स होते हैं कोरल रीफ बनाने वाले, उनको ये फिक्स्ड कार्बन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और डायनोफ्लैजिलेट जो है उस कोरल रीफ के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो जो कोरल जो है वो कैल्शियम का जो सीक्रेशन है वो प्रॉपरली कर सके, ताकि वो रीफ बना सके। ठीक है, जो कोरल रीफ होती है उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, इनको एंडोसिम्बाइड्स कहा जाता है। और सिम्बायोसिस क्या होता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस का मतलब होता है चमकना। ठीक है, ये रात में क्या होते हैं, चमकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपके पास में नॉक्टिलिका, ये डायनोफ्लैजिलेट है। ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नॉक्टिलिका जो है वो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी ये चमकता है रात में, ये ब्राइट ब्लू ग्लो देता है, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, रात में ये चमकता है रात में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सी स्पार्कल, यानी कहा जाता है कि जो सी है, जो समुद्र है वो क्या है, चमक रहा है, स्पार्कल कर रहा है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सी स्पार्कल। तो सी स्पार्कल का क्या एग्जाम्पल है, आपका नॉक्टिलिका, यानी बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बताइए तो है नॉक्टिलिका। ठीक है, और क्या एक जनरल नाम इसको क्या बोलते हैं, सी स्पार्कल होता है। किस तरह की ये ग्लो देता है, तो ब्राइट ब्लू कलर का ग्लो देता है। ठीक है, तो एक तो फास्फोरेसेंस हुआ, प्लस ये सिम्बायोसिस का रिलेशन रखते हैं, तो ये तो हुआ डायनोफ्लैजिलेट्स के प्लीजेंट एस्पेक्ट। ठीक है, हर चीज़ के प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एस्पेक्ट होते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट का प्लीजेंट एस्पेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम इसका अनप्लीजेंट एस्पेक्ट। तो डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं कि रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। ठीक है, सी के ऊपर, ओशन के ऊपर रेड कलर की लेयर्स बना लेते हैं, यानी ये क्या करते हैं, एक तरह से टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उन टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, रेड कलर की लेयरिंग बन जाती है। तो ओशन जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोल देते हैं। टाइड्स मतलब लहरें जो आ रही है वो रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, उनका जो टॉक्सिन होता है वो उनके प्रोडक्शन की वजह से, या कुछ ऐसी स्पीसीज है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जिनकी वजह से वो उनका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, पानी का, वहाँ पे जहाँ पे इनकी जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो एरिया क्या हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है। पानी के अंदर मिल रहा है इसलिए उस एरिया को, या जो उसे एक टर्म दे दी जाती है जिसको बोला जाता है रेड टाइड्स। ठीक है, टाइड्स का मतलब लहरें। ठीक है, तो रेड टाइड्स हो जाता है। गोनेलेक्स ये एक रिप्रेजेंटेटिव है रेड टाइड्स के लिए, ये सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये याद रखिएगा कि रेड टाइड्स के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल स्पीसीज कौन सी है, गोनेलेक्स है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ऐसी डायनोफ्लैजिलेट्स की कुछ ऐसी स्पीसीज है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और वो जो टॉक्सिन होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होता है, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिन होते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हीमोलाइटिक होता है और न्यूरोटॉक्सिक होता है। हीमोलाइटिक का मतलब होता है जो ब्लड सेल्स को तोड़ने का काम करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, यानी हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करने का काम जो करता है उसे कहते हैं हीमोलाइटिक। हीमोलाइसिस यानी हीमोग्लोबिन को तोड़ना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक होता है जो न्यूरॉन्स को, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, उसके लिए टॉक्सिन का काम करता है। यानी दो तरह के टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है हमारे पास में ब्रेविटॉक्सिन और सेक्सीटॉक्सिन। ये दो तरह के टॉक्सिन है जो डायनोफ्लैजिलेट की स्पीसीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। तो उनसे होने वाली क्या होगी, डेफिनेटली बीमारी होगी, डिजीज होगी, ये टॉक्सिन होगा। जैसे गोनोलॉक्स है वो रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है, यानी उसकी जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोनोलॉक्स मिलेगा वो क्या होगी, वहाँ का पानी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो रेड टाइड्स आ गए। उन रेड टाइड्स की वजह से, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे इस तरह की स्पीसीज होती है, वहाँ रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, उनको फीड करेंगे। उनकी फीडिंग से क्या होता है, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। कौन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, डायनोफ्लैजिलेट जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उन टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, वो हार्म करते हैं। यदि उनको एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो खा लेते हैं, उनका यदि वो एज ए फूड यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, उनकी वो जो डायनोफ्लैजिलेट का टॉक्सिन है वो उनकी बॉडी में पहुंच गया। और उनकी बॉडी में पहुंचने के बाद में जो ह्यूमन बींग्स है जो सी फूड को कंज्यूम करते हैं, तो उस टॉक्सिन जो है वो सी फूड के जरिए ह्यूमन बींग्स में पहुंच जाता है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए डायनोफ्लैजिलेट्स के जो टॉक्सिन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, हीमोलाइटिक होते हैं और न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर होने वाली जो डिजीज़ है वो 3 तरह की ये डिजीज़ होती है जो डायनोफ्लैजिलेट के टॉक्सिन की वजह से होती है। फर्स्ट है PSP, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। पैरालिसिस हो जाता है, यदि ह्यूमन बींग्स है वो सी फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है NSP का मतलब होता है न्यूरोटॉक्सिक सेलफिश पॉइजनिंग, यानी वो जो आपने सी फूड लिया है, ये जो टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर चला गया, ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो जो टॉक्सिन होता है वो न्यूरोलाइटिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है DSP, डायरेटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। जैसे आप सी फूड कंज्यूम करते हो सकता है आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ पॉइजनिंग होते हैं जिनकी वजह से ये सारी बीमारियां होती है, सारी डिजीज़ होती है। पैरालिसिस हो सकता है और आपके न्यूरोसिस हो सकते हैं, प्लस आपके न्यूरोलाइटिक हो सकता है, ठीक है, न्यूराइटिस हो सकता है, आपकी हर तरह के जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती वो बीमारियां हो सकती है, प्लस आपके डायरिया भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किसकी वजह से हो रही है, डायनोफ्लैजिलेट की वजह से होती है। तो क्यों होता है, तो ये डायनोफ्लैजिलेट का क्या है, एक अनप्लीजेंट एस्पेक्ट है। अदरवाइज डायनोफ्लैजिलेट जो है, मैंने आपको बताया था जब प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ाया था कि प्रोटिस्टा किंगडम के जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे मैंने आपको, तब आपको बताया था कि इसके अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो वैसे अभी मैंने आपको बताया कि डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल नॉक्टिलिका, वो बहुत खूबसूरत होता है, रात को इतना सुंदर दिखता है, जो जहाँ पे ये मिलता है सी स्पार्कल, पूरा जो समुद्र है वो ओशन जो है वो चमकता हुआ दिखता है। तो लेकिन कुछ ऐसी इसके अनप्लीजेंट एस्पेक्ट भी है, जैसे रेड टाइड्स, गोनोलॉक्स जो है वो रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन टॉक्सिन की वजह से ये सब डिजीज़ होती है, ठीक है। तो हर चीज़ का प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। एग्जाम में पूछे जाते हैं टॉक्सिन के बारे में, ये आपकी जो डिजीज़ है कि ये टॉक्सिन जो है इनसे होने वाली कौन सी डिजीज़ है जो ह्यूमन बींग्स में होती है, प्लस सी स्पार्कल का जो है आपको मैंने नॉक्टिलिका बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। गोनोलॉक्स जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है जो रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये याद रखिएगा, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है।
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम यूक्लिनॉइड, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अप्रिसिएशन मिलता है आपके कॉमेंट से, सो अच्छा लगा तो कॉमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तब भी कॉमेंट कीजिए, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।